हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे अपनी क्लास में हिस्ट्री की। और हिस्ट्री कितने भागों में है? हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे वैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री की। जैसे मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री 3 भागों में बटी है। सबसे नंबर 1 पर एशियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री, सबसे पहले प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, और दूसरे पे होता है मिडिवल या मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास। और नंबर 3 पे हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, नंबर 3 पे है मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास। ठीक है। अब मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का, किसका? ग्रीक भाषा का या ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है हिस्टोरिया। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हिस्टोरिया है, इसमें इसका एक लेखक है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने बताया सबसे पहले इतिहास शब्द का पहला प्रयोग एक विषय के रूप में कहा कि इतिहास एक विषय है। इतिहास क्या है? एक सब्जेक्ट है। और हेरोडोटस जो इसके पिता है, तो इसे कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के पिता। कौन है? हेरोडोटस। तो हम क्रम वाइज इसको लेकर चलेंगे। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले आधुनिक भारत। कौन सा? आधुनिक भारत, जहां से सबसे ज्यादा आज के समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो वहीं से प्राचीन भारत भी, प्राचीन इतिहास में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आधुनिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और आधुनिक या एक पॉइंट हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है। तो मैं पढ़ाने वाला क्या हूँ वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो देखो रहो, अगर हम बात करें इतिहास की, तो इस इतिहास का पाठ्यक्रम है, साफ दिख रहा होगा यहाँ से। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा भाई। इतिहास को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्राचीन इतिहास, जिसका जो समय पीरियड है वो 5 लाख से 711 एडी तक है। 5 लाख BC से 711 एडी तक है। ये वो समय है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक और एक हिस्टोरिक होता है। अब प्री हिस्ट्री जो हिस्टोरिक है उसे 3 भागों में बांटा, 2 भागों में है। पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल। एक पाषाण काल, एक ताम्र पाषाण काल। और पाषाण काल 3 भागों में बटा होता है। पुरा पाषाण काल, जिसका समय 5 लाख BC से 8000 BC तक है। दूसरा मध्य पाषाण काल, जिसका कार्यकाल है, जिसका पीरियड है 8000 BC से 4000 BC। और तीसरे नंबर पे नव पाषाण काल, जिसका जो पीरियड है वो 4000 BC से 2500 BC तक। वही मध्यकालीन की बात करें अगर हम, तो मध्यकालीन 712 ईस्वी से 1707 AD तक है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां से समझने वाली बात यह है कि जो प्राचीन था वो प्राचीन 711 से पहले था। 711 से, जैसे अरबों ने आक्रमण किया भारत पर, तो अरबों के आक्रमण के बाद और 1707 औरंगजेब के जमाने तक, यहां तक हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। और इसके बाद 1707 से लेकर 1947 तक हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। वही मेरे प्यारे साथियों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा है, तो मेरे प्यारे साथियों, प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो ये है। उसके बाद आद्र ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें इंपॉर्टेंट होती है, और 2500 BC से 1750 BC तक इसका जो समय पीरियड है। वही दूसरे नंबर पर होता है वैदिक सभ्यता, जिसका पीरियड है 1750 से 600 BC तक। तीसरे नंबर पे ऐतिहासिक जो 620 से 1700 AD तक। तो हम जो BC है, बिफोर बर्थ ऑफ बिफोर क्राइस्ट, जिसका मतलब है
ईसा मसीह के जन्म से पहले और AD ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं अब हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जो इसका पाठ्यक्रम है वो कुछ इस तरह से है मॉडर्न हिस्ट्री का। मैं आपसे कह दूं कि आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं हम, आधुनिक इतिहास की। तो आधुनिक इतिहास में हमें पढ़ना क्या है? तो आधुनिक इतिहास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। जो भारत की छोटे छोटे राजाएं थे यहाँ पर, जब 712 ईस्वी में अरबों ने हमारे भारत के कुछ हिस्से पर आक्रमण करके कब्जा लिया था, उसके बाद से 1498 ईस्वी तक इन्हीं का व्यापार चल रहा था हमारे भारत के साथ। तो मैं बात करता हूँ उसी समय की। तो भारत में विदेशी कंपनी का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने खोज की इसकी। दूसरे नंबर हम बात करेंगे क्षेत्रीय राजाओं और यूरोपीय शक्ति का उदय। क्षेत्रीय राजाओं और यूरोपीय शक्ति का उदय। और वहीं बात करूं तीसरे नंबर पे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। जब 1599 में इसको भेजा ब्रिटिश सरकार ने, तो वहीं से इसकी स्थापना होती है। और चौथे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, जिसे हम बोलते हैं मेरठ की क्रांति। पांचवें नंबर पढ़ेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। छठे नंबर पे 1905 से पहले के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। वहीं 7वें नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं बंगाल विभाजन। और 8वें नंबर पे गांधीवादी युग। और 9वें नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे कुछ 10वें नंबर पे। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं फिर अब हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आपको एक देसी भाषा में समझाने वाला हूँ, और मैंने हर चीज़ को टाइप किया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप इसके साथ के साथ नोट्स बना चलिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में विदेशी कंपनी का आगमन। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले डच आए 1498 ईस्वी में। कब आए? 1498 ईस्वी में। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। तो द पोर्तुगीज फर्स्ट कम टू इंडियन इन 1498 ईस्वी में। अब मैं बात करूं उसके बाद जो आए वो 1598 में डच आए। कौन आए? 1598 में डच आए। वैसे कुछ जगह बताया जाता है 1596 में कि डच आते हैं कुछ किताबें, लेकिन मैं इसका ब्यौरा आगे दूंगा। वो सिर्फ इंडोनेशिया तक ही आए थे, ठीक है। उसके बाद में इसमें मैंने आगे मेंशन कर रखा है। तो जो नीदरलैंड से हैं, कहाँ से? जो नीदरलैंड के हैं। दूसरा, फिर अंग्रेज आए, या हम कहते हैं ब्रिटिश, जो 1599 में आए थे। और इसके बाद डेनिश आए 1616 में। और उसके बाद फ्रेंच आए 1664 में। कब आए? 1664 में। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से जो क्रम है वो बिल्कुल सही क्रम बना हुआ है। अब बहुत सारी किताबों में अलग अलग लेखों के माध्यम से इनके समय पीरियड से अलग अलग रखें, लेकिन हम अपने स्रोतों के माध्यम से जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं और सटीक हैं। तो सबसे पहले पुर्तगीज या पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांस आए, ठीक है। और उसके बाद भारत आज़ाद होगा मेरे प्यारे साथियों। इस तरीके से हम लास्ट चलेंगे 1947 तक। तो सबसे पहला पॉइंट यूनिट नंबर फर्स्ट डालेंगे हम। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अगर मैं इसको ये कह दूं कि हम यूनिट फर्स्ट पढ़ते हैं, तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली। तो भारत में जो पुर्तगाली आए वो क्यों आए, कैसे आए? तो मेरे प्यारे साथियों, समझने वाली बात यह है कि भारत का जो व्यापार चल रहा था वो अरबों के साथ था। किसके साथ था? अरबों के साथ था। अब अरब ने व्यापार यहां से कैसे किया? 712 ईस्वी में भारत पर कुछ जगहों पर उनका कब्जा था, तो वो धीरे धीरे यहां से व्यापार करना शुरू कर देते हैं। और 1498 ईस्वी तक बहुत जगह उनका व्यापार का विस्तार हो चुका था। लेकिन अरब जो व्यापार करते थे वो करते थे किसको? इटालियनों को। अब इटालियन व्यापार जो होता था, इटालियन का व्यापार अरब के साथ हो रहा था। और अरब का व्यापार किसके साथ? अरब का व्यापार भारत के साथ होता था। तो हम ये कह दें कि भारत है, भारत से व्यापार अरबियों का हो रहा है, भारत का व्यापार अरब के साथ, और अरब का व्यापार इटालियन के साथ। किसके? इटालियन के। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का व्यापार अरब के साथ, अरब का व्यापार इटालियन के साथ।
अब क्या होता है, तो ऐसे समझिए क्वेश्चन को कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आपके गांव मोहल्ले में कोई एक दुकान है, एक दुकान है, तो मन मर्जी वो सामान बेचता होगा, लेकिन अगर उसी मोहल्ले में उसी गांव के अंदर 2 से 3 दुकानें हो तो कंपटीशन होता है और चीज़ें सस्ती होती हैं, महंगी होती हैं, सस्ती होती हैं, इस अप डाउन होता रहता है क्योंकि कंपटीशन है वहाँ पर। लेकिन इटालियनों के साथ व्यापार किसका था? इटालियनों के साथ व्यापार था सिर्फ और सिर्फ अरबियों का। तो ये जो इटालियन थे ये निर्भर किस पर थे? अरबों पर। और जो इटालियन थे वो व्यापार करते थे यूरोप पर, यूरोप के साथ। तो इटालियनों का व्यापार किससे चलता था? ये चल रहा था किसके साथ? यूरोप के साथ। तो यूरोपीय कंट्री थी ये निर्भर करती थी इटालियन के ऊपर। तो कुछ इनके आपस में मतभेद हो गए इटालियन के, और इटालियन के कुछ व्यापार मतभेद हैं यूरोप के साथ। तो मैं सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में, 1498 में पुर्तगाली भारत आए थे, क्योंकि संसार में यूरोप में व्यापार इटालियन लोग चलाते थे तथा भारत में व्यापार अरबी लोग करते थे। तो मेरी दोनों बात समझ में आई। मैंने जो कड़ी जोड़ी है भारत का अरबों से, अरबों का इटालियन से, इटालियन का यूरोप से, ठीक है। इटालियंस का यूरोप के व्यापार पर एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब आपके साथ सिर्फ और सिर्फ व्यापार इटालियन कर रहे हैं, तो आप उन पर निर्भर हैं। और जब आप किसी एक के ऊपर निर्भर होते हैं तो वहां बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो इटालियन थे ये यूरोप को बिल्कुल अपने एकाधिकार में रखना चाहते थे कि जैसा हम चाहेंगे वैसा हम यूरोप के साथ व्यापार करेंगे। हम महंगा माल बेचेंगे तो ये महंगा भी खरीदेंगे, हम सस्ता दें तो ये सस्ता भी खरीदेंगे, ठीक है। तथा इस एकाधिकार को खत्म करने के लिए यूरोप के व्यापारियों ने यूरोप से बाहर आए या यूरोप से बाहर निकलने की कोशिश की। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हमने देखा कि जो इटालियन थे वो यूरोप के साथ व्यापार कर रहे थे, और जो इनका एकाधिकार हो गया था उसको खत्म करने के लिए यूरोप के व्यक्ति या यूरोप के व्यापारी यूरोप से बाहर निकले। अब यहाँ से खोज होनी शुरू होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसको बिल्कुल नोट्स को बनाते रहिए। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करा रखा है, आप बिल्कुल आपकी सुविधा के लिए। तो यहाँ से क्या होता है, इटालियन अरबों से सामान खरीदते थे। ये बात मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि ये इटालियन जो सामान खरीदते थे वो कहाँ से खरीदते थे। तो ये इटालियन जो सामान खरीदते थे अरबों से, परंतु उनके बीच विभेद हो गया। किसके? अरबों के और इटालियन के बीच आपस में कोई विभेद हो गया, मतभेद हो गया, जिसके चलते यूरोप में महंगाई बढ़ गई और कोलंबस व वास्को डी गामा यूरोप से निकले महंगाई को कम करने के लिए। अब मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले कोलंबस से निकला जो पुर्तगाली था, लेकिन कोलंबस जो व्यक्ति था वो किसी द्वीप से टकराकर दिशा भटक जाता है और बजाय भारत आने के वो पहुंच जाता है अमेरिका। तो अमेरिका में उसने उसे जाकर कहा कि ये नई दुनिया खोज हुई है। किसकी? नई दुनिया की। क्योंकि अब इतना वास्को डी गामा ने कभी किताबों में पढ़ा था कि किसी के माध्यम से सुना होगा, किताबों को साक्ष्य होंगे, उसने कहा था कि पूरब से लोग व्यापार करते हैं इटालियन जो है वो अरबों से व्यापार करते हैं, अरब कहीं पूरब से व्यापार करते हैं, और पूरब में कोई भारत है या इंडिया है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो आगे चलते हैं। वास्को डी गामा उस स्थान के लिए निकला था जिस स्थान से इनका व्यापार होने वाला सामान आया था। दूसरी बात, वास्को डी गामा को पुस्तकों से पता चला था कि पूरब से सामान आता है। कहां से आता है? पूरब से या ईस्ट से। कहां से? ईस्ट से। कम फॉर द ईस्ट, कम फॉर द ईस्ट। तो पूरब से कोई इनका सामान आता है, मुझे उसकी खोज करनी है। अब ये वास्को डी गामा निकलता है और सबसे पहले जब इसे रास्ते का नहीं पता होता है तो ये जो हमारा हिंद महासागर है वहाँ से निकल रहा था। तो इसे एक गुजराती व्यापारी से मुलाकात होती है और गुजराती व्यापारी ने इसे रास्ता दिया था केरल के बंदरगाह कालीकट को, ठीक है। और उसी मुनीफ जो व्यापारी था, मुनीफ गुजराती व्यक्ति था, गुजराती व्यापारी था, उसने आकर जमोरिन को यह सूचना दी और जमोरिन ने इसका वास्को डी गामा का कालीकट बंदरगाह पर बहुत भव्य स्वागत किया। हम ये कहते हैं क्यों किया? क्योंकि जो जमोरिन था उसको लालच था कि विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ आ रहा है तो कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी या हमें पैसा ज़्यादा कमाया जाएगा, हम सामान इसे बेचेंगे, व्यापार करेंगे। तो इस लालच से उसने उसका क्या किया था? इस लालच से उसने उसका स्वागत किया। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हम बात करें भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा।
ये यूरोप के पुर्तगाल से भारत 20 मई 1498 20 मई 1498 को आया था। इसके जहाज का नाम साओ ग्रेवियल, क्या नाम था? साओ ग्रेवियल। और लगभग 90 दिन की यात्रा के बाद यह भारत पहुंचा था। लगभग ऐसा बताया जाता है कि 90 दिन इसने यात्रा की और 90 दिन की यात्रा के बाद यह भारत पहुंचा था। और यह सबसे पहले केरल के कालीकट तट पर पहुंचा, जहां इसका स्वागत वहां के राजा जमोरिन ने किया। किसने? तो केरल का जो राजा था जमोरिन, उसने इसका भव्य स्वागत किया। वो क्यों किया? क्योंकि इसको लालच था। क्या था इसको? इसको लालच था व्यापार का या अन्य अच्छी वस्तुओं का। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं। देखो, इसके भारत आने के लिए भारत का रास्ता अब्दुल मुनीफ ने बताया, जो गुजराती व्यक्ति था, या हम कहते हैं व्यापारी भी था। कौन था? व्यापारी। इसी के द्वारा वास्को डी गामा के आने की खबर जमोरिन को दी जाती है। अब जो मुनीफ था, इसने बीच वाला काम कर दिया। एक तरफ रास्ता दिया, रास्ता बताया वास्को डी गामा को, दूसरी तरफ उसके आने की खबर जमोरिन को दे दी, जिससे जमोरिन तैयार हो गया कालीकट पर, और वो वास्को डी गामा पहुंच जाता है कालीकट, बंदरगाह पर। ठीक है, तो बीच का रास्ता मुनीफ ने किया, अब्दुल मुनीफ, जो एक व्यापारी था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जमोरिन को लालच था कि अगर विदेशी व्यापारी आएगा तो टैक्स और कीमती सामान भी देगा। सबसे ज्यादा इस चीज का लालच था इसको, और ऐसा हुआ भी कि इसे टैक्स भी मिला और कीमती सामान भी, और बहुत ज्यादा मुनाफा भी मिला था। ठीक है, चलो, जमोरिन वास्को डी गामा को तो यहां से जमोरिन को लालच था कि अगर विदेशी व्यापारी आएगा तो टैक्स और कीमती सामान भी देगा। जमोरिन वास्को डी गामा को व्यापार की आज्ञा दे देता है। वास्को डी गामा भारत में काली मिर्च लेकर वापस गया, जिससे उसने 60 गुना मुनाफा या 60 गुना लाभ कमाया। अगर मान के चलो आपके पास कोई वस्तु 1 रुपए की है, आपने जाकर उसे 60 में बेच दिया, तो यहां से ऐसे इसने किया कि जो 1 रुपए की वस्तु थी वो कितने में बेच दी? 60 रुपए में। तो यहां से 60 गुना मुनाफा हुआ, और इस मुनाफे के बाद पुर्तगालियों के बीच हलचल पैदा हो गई। तो यहाँ से होता यह है कि डच भारत में 1596 में आए थे, बात मैं लिखवा चुका था 98 में, लेकिन जो डच थे वो कब आए थे? ये ईस्ट इंडीज एरिया में आए थे। 1596 में इंडोनेशिया में आए, और इंडोनेशिया में इंडिया आता है, इंडोनेशिया आता है, मालदीव आता है, श्रीलंका आता है। तो 1598 में डच भारत आए थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। हम बात कर रहे थे वास्को डी गामा की, तो 1499 में वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल पहुंचा। वहां उसने भारतीय सामान सामग्री से व्यापार किया तथा 60 गुना लाभ कमाया। जब इस लाभ का पता पुर्तगाल के राजा को लगा, तब वह भारत पर व्यापार के उद्देश्य का प्रयास करता है। वह पेड्रो एल्वारेज कैब्रल को व्यापार करने के लिए भेजता है। किसको? पेड्रो एल्वारेज को वह भारत भेजता है। ठीक है, यहां तक। अब मेरी बात सुने मेरे प्यारे साथियों, जो इनका उद्देश्य था पुर्तगाली को, सिर्फ और सिर्फ क्या था? व्यापार करना। अब पेड्रो एल्वारेज जो कैब्रल था, वो व्यापार के लिए किसने भेजा? वहां के राजा ने। ठीक है, तो भारत में व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाल का प्रसार कैसे कैसे ये हुआ, वो चलते हैं जरा। देखो, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल पुर्तगाली 1501 में भारत आया, जो पुर्तगाल का मंत्री या सेना नायक भी था। सबसे बड़ी बात थी ये, सेना नायक। तो अगर बात कहीं युद्ध की भी आएगी तो ये पीछे हटने वाला नहीं है, और वही काम इसने भारत में आगे कर दिया। जैसे वास्को डी गामा व्यापार करके गया था, ऐसा कुछ भी ना करके इसने सीधा युद्ध की जो पद्धति थी वो भी अपना ली। ठीक है, सेना नायक हुआ करता था। इससे जमोरिन को समझ व्यापार की पेशकश समक्ष व्यापार की पेशकश की, और उसको जमोरिन ने माना भी। पेड्रो एल्वारेज कैब्रल ने यह शर्तें रखी कि यदि पुर्तगाली व्यापार करेंगे तो भारत में अरबों का व्यापार नहीं होगा। ये चाहता था कि यहाँ से अरब भाग जाएं और व्यापार करेंगे सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली।
ठीक है। अब होता क्या है, पुर्तगाली जो है अरबों का व्यापार खत्म करना चाहते थे। जामोरिन इस बात से नाराज हो गया। क्या हो जाता है, जामोरिन इस बात को लेकर नाराज हो जाता है और वह इस बात की आज्ञा नहीं देता। तो होता यह है, जो पेड्रो अल्वारेज था वो भी नाराज था इससे। तो इसी का कारण है कि इसी का कारण 1501-2 में जामोरिन प्लस अरब दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि जामोरिन ने ये बात किसको बताई, ये बात अरबों को बताई, और अरबियों ने मिलकर जामोरिन के साथ पेड्रो अल्वारेज या पुर्तगालियों के बीच एक युद्ध होता है, जिसे हम जामोरिन और अरबों की हार हो जाती है इसमें। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के छुड़ते ही पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने वास्को डी गामा के पास खबर पहुंचाता है। अब चाहे तार से पहुंचाया या जैसे भी उसने पहुंचा दी, और वह 1501 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और जामोरिन को हराकर उसके क्षेत्र पर पुर्तगाली कब्जा कर लिया जाता है। और ऐसा बताते हैं कि इसके पास 2500 सैनिक ऐसे थे जो लड़ाकू थे। कौन थे? 2500 सैनिक ऐसे थे जो लड़ाकू थे, और 12 जहाज ऐसे थे जो लड़ाकू जहाज थे। तो युद्ध में तो इनका जीतना निश्चित हो चुका था, ठीक है। और उस समय जो अरबी थे उस समय जो हिंद महासागर का एरिया था उस पर उनका कब्जा था, लेकिन अब पुर्तगालियों ने इसे हराकर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो चलो, भारत में पुर्तगालियों का प्रसार। 1501-2 के युद्ध में पुर्तगालियों को मिली विजय के बाद 1503 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में खुली। कहाँ खुली? कोचीन में। यह अन्य स्थान जैसे कन्नौर, कालीकट, कोचीन पर भी कब्जा कर लेते हैं और अपने साम्राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए पुर्तगाली गवर्नरों की नियुक्ति करते हैं। तो पहला जो गवर्नर था इसका, पुर्तगाली गवर्नर, वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से लेकर 1509 तक गवर्नर रहा। 1505 से 1509 तक गवर्नर रहा। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक। अब यहाँ से शुरुआत होती है पुर्तगालियों की व्यापार के या नीतियों की। तो यहाँ से इसका एक प्रमुख कार्य है जो ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है कि जो कालीकट इनके अंडर में था उसके आसपास जो भी समुद्र है उससे जो व्यक्ति व्यापार करेगा वहां टैक्स देके जाएगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये है, बिना टैक्स के वो नहीं जाने वाला, क्योंकि वो जगह भारतीयों की है लेकिन उस पर कब्जा भी किसका है? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों का कब्जा है तो टैक्स भी पुर्तगाली ही लेंगे। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कहता है यदि कोई भी व्यापारी अरब सागर या हिंद महासागर में व्यापार करेगा तो उसे टैक्स या कर देना होगा, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत व्यापारी जहाजों को पास या आइडेंटिटी कार्ड जिसे दिया जाता है या जिसे कार्टेज कहते थे। इसका नया नाम था क्या? कार्टेज। क्या नाम था? कार्टेज। तो यहाँ से इसने क्या हुआ कि जो पास था, आइडेंटिटी कार्ड था, उसे नाम दिया गया था कार्टेज। तो ये होना बहुत ज़रूरी है या आवश्यक है, और इसने अरबों के व्यापार को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। जो पहले व्यापारी थे अरबी, उनके बीच उनका कब्जा था उस पर। अब पुर्तगालियों ने धीरे धीरे टैक्स लगा कर, या जो टैक्स होना चाहिए 100 रुपये का वो हज़ारों के हिसाब से टैक्स लग रहा है, जिससे अरब परेशान हुए, क्योंकि इतना महंगा सामान तो वो नहीं बेच पा रहे थे इटालियन से। तो इटालियन से व्यापार इतना महंगा व्यापार नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ उनके लिए दिक्कत आ गई, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बहुत डीपली कुछ आपको लेकर चल रहा हूँ, आपने देख भी लिया है। तो ऐसे ही हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे बहुत सिंपल तरीके से, और आप अपने हाथ से इसके नोट्स बनाइए, ठीक है गाइज। आप अपने हाथ से इसके नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स बनाने के तरीके में साथ साथ क्या होगा कि जब आपकी पूरी क्लास हो जाएगी तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है सुपर अकेडमी के नाम से। सुपर अकेडमी के नाम से ग्रुप है व्हाट्सएप। आपको एक तो वहाँ, दूसरी चीज़, अगर आपको उसे ज्वाइन करना है तो वीडियो के नीचे लिंक में इसका लिंक है व्हाट्सएप का। प्लस आपको सुपर अकेडमी मैथ के नाम से आपको मिलेगा टेलीग्राम पे एक ग्रुप, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है।
तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।